नमस्कार दोस्तों। ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत। ये उस समय की बात है जब तक अजित पवार एनसीपी तोड़ करके यानी अपने चाचा से बगावत करके भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे के साथ नहीं आए थे और वो नेता प्रतिपक्ष थे। उद्धव ठाकरे की सरकार जा चुकी थी, उसका पतन हो चुका था। शिंदे मुख्यमंत्री बन चुके थे, देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बन चुके थे। नागपुर में विधानसभा का सत्र चल रहा था। बिजनेस कमेटी की बैठक थी। उसके लिए एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने अ, इनको आमंत्रित किया था, अजित पवार को। अजित पवार का कहना था कि मैं बैठक में शामिल नहीं हो पाऊंगा। बैठक कोई महत्वपूर्ण थी। मैं बैठक में शामिल नहीं हो पाऊंगा क्योंकि आज अनिल देशमुख ऑर्थर रोड जेल से बाहर आ रहे हैं। ये करीब एक सवा साल ऑर्थर रोड जेल में थे और किस मामले को लेकर के थे? वो सचिन वाजे के जरिए जो 100 करोड़ रुपए हर महीने वसूलवा रहे थे पब से, रेस्टोरेंट से और इसी तरह के कारनामों की वजह से उनको सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। उन्हें गृह मंत्री पद छोड़ना पड़ा था। गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने, ईडी ने उनसे पूछताछ की थी और फिर ऑर्थर रोड जेल भेज दिया था। एक सवा साल के बाद वो वापस आ रहे थे तो अजित पवार उनकी अगवानी करने के लिए ऑर्थर रोड जेल पहुंचना चाहते थे, यानी मुंबई जाना चाहते थे नागपुर से। उनको एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने स्टेट प्लेन ऑफर किया था कि आप ऐसा करिए, जिसमें मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री उड़ते हैं, वो जहाज आप ले जाइएगा, मीटिंग में शामिल हो जाइए। इसके बाद आप जहाज से मुंबई चले जाइए और फिर वापस आ जाइएगा। और बाद में अजित पवार को भी इन लोगों ने अपने साथ ले लिया। शरद पवार की पार्टी को भी तोड़ दिया। लेकिन उससे पहले अजित पवार पर यही भारतीय जनता पार्टी, यही देवेंद्र फडणवीस आरोप लगाते थे भ्रष्टाचार के। कई मामलों में उनको टारगेट पर किया जाता था और भाषणों में, जनसभाओं में यहाँ तक कहा जाता था कि चक्की पीसिंग, कुछ इस तरह के अंदाज में वो अजित पवार के लिए ही कहा जाता था। लेकिन इसके बावजूद शरद पवार की बाद में पार्टी भी टूटी। इनके नेतृत्व में 39-40 एमएलए टूट करके भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे के साथ भी आए। इन्हीं अजित पवार को उप मुख्यमंत्री भी बनाया गया और केवल उनको नहीं बनाया गया, छगन भुजबल जैसों को, जिनके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी टिप्पणियां कर रखी थी अतीत में, और इनके कुछ और संगी साथी थे, उनके बारे में भी जिस तरह की चर्चाएं चला करती थी महाराष्ट्र की राजनीति में, लेकिन उनको बाद में शामिल किया गया साहब। लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए महाराष्ट्र के, उसके लिए ये माना गया कि साहब अजित पवार का भारतीय जनता पार्टी के साथ आना बहुत घातक साबित हुआ और लोग इसे पचा ही नहीं पाए कि जिनकी छवि अच्छी नहीं थी और अतीत में जिन पर आप हमलावर होते रहे हैं, उनको आप पार्टी में ही, पार्टी के साथ ही ना लें बल्कि उप मुख्यमंत्री भी बनाएं और बाद में उनको उन सारे मामलों से धीरे धीरे क्लीन चिट भी मिल गई। वो कैसे मिली वो अलग किस्सा है। लेकिन ये जो घटनाएं घटी हैं और उनको स्टेट प्लेन दिया गया था नागपुर से मुंबई जाने के लिए और मुंबई से वापस नागपुर आने के लिए, ये घटनाएं क्या बताती हैं, क्या शो करती हैं? क्या सभी पॉलिटिकल पार्टियां भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अब समझौते करने लगी है और अवसरवादी हो गई हैं? कम से कम ये घटना तो यही बताती है। और ऐसे में
अगर ममता बनर्जी का कोई करीबी गिरफ्तार होता है, पार्थ चटर्जी आपको याद होंगे, उनकी महिला मित्र, इनके यहाँ से तो 50 करोड़ से अधिक का तो कैश ही बरामद हुआ था। इसके अलावा ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर भी आरोप हैं, खनन मामले के। और दूसरे उनकी अभिषेक बनर्जी की पत्नी, उनकी साली, इन सब पर आरोप हैं। एक पशु तस्करी के मामले में एक और ममता बनर्जी के करीबी गिरफ्तार हुए थे। एक इनका शिक्षा मंत्री गिरफ्तार हुआ था। कहने का आशय ये है कि अलग-अलग राज्यों में जो ये भ्रष्टाचार की खबरें आती रही हैं और जो सेंट्रल एजेंसियां अपना काम करती रही हैं, वो चाहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, ईडी हो, चाहे आपका सीबीआई हो, इनके खिलाफ जिस तरह की कार्रवाइयां राज्य के स्तर पर की जाती हैं, पश्चिम बंगाल में आपने देखा था, सीबीआई अधिकारी भी अंडर अटैक रहे, ईडी के अधिकारियों के साथ भी मारपीट की गई। जब ये शाहजहां शेख को गिरफ्तार करने के लिए पहुंचे थे, तो उन पर अटैक किया गया था। और राज्य सरकारें जिस तरह की मोर्चाबंदी करती हैं, जब जब सेंट्रल की एजेंसियां कार्रवाई करती हैं उनकी पार्टी के नेताओं के खिलाफ, या कहना चाहिए जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं उनके खिलाफ, तो वहां की राज्य सरकारों का भी रुख कैसा रहता है, ये हमने पश्चिम बंगाल में देखा है। उद्धव ठाकरे के करीबी संजय राउत 100 दिन से अधिक समय तक जेल में रह करके आए थे। इसके अलावा शरद पवार के नजदीकी अनिल देशमुख, वो 1 साल से अधिक समय तक जेल में रहे थे। उनका मैंने बताया, उनकी अगवानी करने के लिए तो तब चूंकि उनके साथ ही थे अजित पवार, उनके भतीजे आर्थर रोड जेल के गेट पर पहुंच गए थे। इसी तरीके से नवाब मलिक, वो भी दाऊद के साथ रिश्तों के चलते, खरीद फरोख्त के चलते, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार हुए, 1 डेढ़ साल तक जेल में रहे। और जब अजित पवार को इधर लिया गया, तो आप जानते हैं कि प्रफुल्ल पटेल भी उनके साथ थे, छगन भुजबल भी उनके साथ थे, कई आरोपी चेहरे दूसरे भी थे। प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ भी एक जमाने में आरोप लगे थे जब वो नागरिक उड्डयन मंत्री रहे थे मनमोहन सिंह सरकार में। तो जब इनको पार्टी के साथ लेना होता है, तब क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये चेहरे दागदार नहीं रह जाते हैं? और इन पर जो अतीत में आरोप लग चुके हैं, वो आरोप खत्म हो जाते हैं। और जब ये सब चीजें होती हैं, इसको मैं परिप्रेक्ष्य में देख रहा हूं, दिल्ली में जो घटनाक्रम इस समय चल रहा है उसके परिप्रेक्ष्य में अरविंद केजरीवाल जिस तरह की भाषा का यूज कर रहे हैं, 6 महीने जेल में रहे, मुख्यमंत्री पद पर जमे रहे, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया, और अब जेल से बाहर आए हैं तो जो 6 शर्तें सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत देते हुए लगाई हैं, उनमें वो किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकते, मुख्यमंत्री के तौर पर काम नहीं कर सकते, मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकते, विधानसभा में मुख्यमंत्री की भूमिका नहीं निभा सकते, कैबिनेट की बैठक नहीं ले सकते, किसी फाइल पर सिग्नेचर नहीं कर सकते। सवाल ऐसा है कि ऐसी स्थिति परिस्थिति में अगर वो कहते हैं, अब कहते हैं 6 महीने जेल में भी मुख्यमंत्री रहने के बाद, कि साहब मैं तब तक मुख्यमंत्री की गद्दी पर नहीं बैठूंगा, कुर्सी पर नहीं बैठूंगा, तब तक बतौर मुख्यमंत्री काम नहीं करूंगा, जब तक कि जनता मुझे नए सिरे से जनादेश नहीं देती है, मुझे वोट नहीं दे देती है। अब ये टैक्टिस आप देखिए, जिन पर शराब घोटाले के आरोप हैं, जिन पर कई दूसरे तरीके के आरोप हैं, वो लोग क्या टैक्टिस अपना रहे हैं, जनता को एक तरीके से इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए। इनके संगी साथी खुद अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में अंदर गए, इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया अंदर गए, संजय सिंह अंदर गए, केसीआर की बेटी के कविता अंदर गई, विजय नायर जो इनका सहायक था वो अंदर गया।
सत्येंद्र जैन तो इन सबसे पहले और एक पुराने मामले में अंदर गए थे, और जब ये सारे बाहर आ रहे हैं तो अमानतुल्लाह खान अंदर चले गए हैं वक्फ बोर्ड की जमीन और अवैध नियुक्तियों को लेकर के। और अब आप देखिए, अरविंद केजरीवाल जब जेल से निकले, किस तरह की आतिशबाजी की गई, किस तरीके से गुलाब की फूलों की बारिश उनके ऊपर की गई। यानी अगर किसी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां गिरफ्तार कर रही हैं जांच पड़ताल के बाद, और पुख्ता सबूत भी अदालत में पेश कर रही हैं, बता रही हैं कि इन पर बहुत गंभीर किस्म के आरोप हैं, और मनी ट्रेल भी दिखा रही है, इसके बावजूद इन लोगों का हौसला देखिए। ऐसा लगता है कि ना तो अदालतों का खौफ रह गया है, ना सेंट्रल एजेंसियों का खौफ रह गया है, ना केंद्र सरकार का ही किसी तरह का कोई डर है, भय है, ना इनको ये कि हमारी सरकार को बर्खास्त भी किया जा सकता, कुछ नहीं। और जिस तरीके से भ्रष्टाचारियों का महिमा मंडन होने लगा है इस देश में, और गोलबंदी होने लगी है, सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठे होकर के अब अलायंस बनाने लगे हैं और एजेंसियों पर आरोप लगाने लगे हैं। और ऊपर से अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई जस्टिस ये कह दे कि साहब सीबीआई जो है वो तोते के पिंजरे से निकल करके बाहर आए, तो फिर इनको एक अलग तरह का ही बल मिल जाता है। और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस चीज को ये कहने लगते हैं कि देखो सेंट्रल एजेंसी का किस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किस तरीके से एजेंसियों का अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। अरविंद केजरीवाल हों, मनीष सिसोदिया हों, संजय सिंह हों, जब जेल से जमानत पर बाहर निकले, या के कविता ही क्यों ना हो, उनका कितने भव्य तरीके से स्वागत किया जा रहा है। उनको खुली जीप में जुलूस की शक्ल में ले जाया जाता है। जब ये लोग घर पहुंचते हैं, इनके गले में इनके घर वाले मालाएं डालते हैं, इनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन सत्कार करते हैं, जैसे ये सरहद पर दूसरे देश से लड़ते हुए जंग जीत करके अपने घर में लौटे हों। मीडिया भी जिस तरीके से इनको ग्लोरीफाई करता है, और बजाय इसके कि इनसे कटु प्रश्न पूछे जाएं, इन पर जो आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार के, जो जांच एजेंसियों की जांच पड़ताल में तथ्य सामने आए हैं, उन पर कठिन सवाल पूछने के बजाय जो भी ये बयान देते हैं, जो भी ये आरोप लगाते हैं जांच एजेंसियों पर या सेंट्रल गवर्नमेंट पर, उसको बिना किसी बाधा के, बिना किसी एडिटिंग के एज इट इज प्रसारित किया जाता है। यानी एक देश में ऐसा वातावरण बन गया है कि अगर सेंटर में बैठा हुआ कोई प्रधानमंत्री ये हिम्मत भी जुटाए कि उसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी है, तो जो भ्रष्टाचारी है, जो गिरफ्तार किया जा रहा है, जिससे बरामदगी हो रही है, उसको जिम्मेदार मत ठहराओ। जो भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, उसकी नीयत पर सवाल खड़ा कर दो। जो मैंने शुरू में घटना बताई है महाराष्ट्र की, उससे सेंटर पर भी, भारतीय जनता पार्टी पर भी सवाल खड़े होते हैं कि आप ऐसी गलतियां क्यों कर रहे हैं, ऐसी नीतियां ही क्यों अपना रहे हैं कि अतीत में आप जिन्हें भ्रष्टाचारी कहते रहे हैं, सत्ता हासिल करने के लिए या सत्ता में बने रहने के लिए आप उनके साथ भी एक ही झूले पर झूलने में संकोच नहीं करते हैं, आप असहज नहीं होते हैं। और इसी के चलते मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में इन लोगों को चपड़ भी पड़ी है, इनको लोगों ने एक शिक्षा दी है, और ये बताया है कि आप जो कहते रहे हैं उसके अनुसार ही एक्ट करते हुए भी दिखाई दीजिए, आचरण करते हुए भी दिखाई दीजिए। अब आप देखिए,
भ्रष्टाचार पर प्रहार अगर केंद्र सरकार कर रही है, तो उसी को कटघरे में क्यों खड़ा किया जा रहा है? और जो एक आम धारणा है, वो भी ये क्यों बनती जा रही है कि साहब जितने विरोधी दल हैं, जितने उनके नेता हैं, उनके खिलाफ तो कार्रवाइयाँ हो रही हैं। लेकिन अगर शिकायत की जाती है सत्तारूढ़ दल के लोगों के खिलाफ, तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। ये अपने आप में ही एक बड़ा टेढ़ा सवाल है, जिसका जवाब तलाश करना पड़ेगा सेंटर को भी और सेंट्रल एजेंसियों को भी। क्योंकि अगर आपको अपनी साख की बहाली चाहिए और अगर इनको डिमोरलाइज़ करना है, जो वास्तव में भ्रष्टाचारी हैं और जाँच-पड़ताल में जिनके भ्रष्टाचार सिद्ध भी हो रहे हैं, मनी ट्रेल भी पकड़ में आ रही है, इसके बावजूद देखिए ऐसा वातावरण बना ले जा रहे हैं आपकी कुछ गलतियों की वजह से कि आप खुद ही कटघरे में खड़े हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि साहब मैं पद छोड़ दूंगा, तब तक मैं कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जब तक लोग मुझे फिर से जनादेश नहीं देंगे। लेकिन सवाल तो उनसे भी पूछे ही जाएंगे, 6 महीने आपने ये पद क्यों नहीं त्याग किया? जेल में भी आप मुख्यमंत्री क्यों बने रहे? और अब जबकि जमीन आपके पैरों के नीचे से खिसकती हुई आपको दिखाई दे रही है, तो अब आप ये दांव आजमा रहे हैं, यानी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।